सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें हैं अपने पास? सर्कुलर मोशन, ठीक है, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति को समझने से पहले इसके थोड़ा सा कुछ रिलेशन अपन लेते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है दैट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट या पिंड या वस्तु जो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो सर्कुलर मोशन में होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तो आपको देखिए क्या हो रहा है कि कोई भी एक पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट मतलब एक बिंदु होता है जिसमें अपन उसको पकड़ के यहाँ पे ऐसे रखें और इस तरह से एक r डिस्टेंस पर एक मूविंग ऑब्जेक्ट रखते हैं। इसको हमने एक ऐसे मान लो कि एक रस्सी से हमने बांधा हुआ एक पत्थर को बांध दिया है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इस तरह से इसको हमने क्या किया, इस तरह से घुमा दिया, ये ठीक है, ये बने एक सर्कुलर पाथ हो गया ये, ठीक। तो इस सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है आपका, तो ये r रेडियस का आपका क्या हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। यहाँ से डिस्टेंस आप जानते हैं, सर्कुलर पाथ का एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इससे जो अपने पास ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन से आपका जो डिस्टेंस जो होता है, ये ओरिजिन लगभग यहाँ करीब होगा, तो इस ओरिजिन से जो हर जगह का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। सब जानते हैं इस चीज को, ठीक है। अब ये कोई पार्टिकल है ना, कोई भी पार्टिकल है। अच्छा, सर्कुलर मोशन कब करेगा कोई भी पार्टिकल, सर्कुलर मोशन कब करेगा, ये मोशन सर्कुलर कब होगा? तो देखिए एक पार्टिकल, मान लो कोई एक पार्टिकल है, वो इधर जा रहा है, ठीक। अब उस पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक नेचर होता है, हर एक वस्तु का या पिंड का या पार्टिकल का एक नेचर होता है। वो नेचर ये होता है इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु जो है एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो हमेशा उसी डायरेक्शन में मोशन या उसी डायरेक्शन में उसी दिशा में गति करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सो यहाँ पर इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, तो ये क्या हो गया, इधर। अब वो इधर चला जाना चाहिए, है ना, बट क्या हुआ, उस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स फिर से लग गया, ठीक है। तो फिर वो कैसा चला गया, ये चला गया। अब उसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था, बट फिर से एक तरफ यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया, ऐसे हमने मान लिया, तो अब वो कैसा आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये सीधे इधर जाता, फिर उसमें क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, तो फिर कहाँ आ गया, ये इस तरह से मुड़ गई ये। अब इसे जाना चाहिए था, लेकिन फिर से यहाँ पर एक डायरेक्शन में एक फोर्स लग गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे जाना ऐसे चाहिए था, बट इधर फिर फोर्स लग गया, तो ये ऐसे आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार एक फोर्स है जो कार्य कर रहा है, इसमें एक फोर्स जो उसमें लगातार लगते जा रहे हैं। कहाँ पे लग रहा है, इनसाइड। इनसाइड मींस अंदर की ओर, ये हम बोलेंगे एक सेंटर पर लग रहा है, ठीक है। तो एक फोर्स, उस फोर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। नाम क्या दे देंगे उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो उसको हमको फाइंड आउट करना है कि वो फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, कितना होगा उसको हम, क्योंकि केंद्र की ओर लग रहा है हर समय, किसकी ओर लग रहा है, एक सेंटर पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट की डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम उसको वही बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोल देंगे उसको, अभिकेंद्री बल। केंद्र की ओर लग रहा है, अभिकेंद्री बल, ठीक है। तो इस अभिकेंद्री बल के कारण ही ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी यदि वो सर्कुलर मोशन कर रही है ना, तो उस पर एक बल कार्यरत होता है, केंद्र, वो जो हमेशा किसकी तरफ कार्यरत होता है, केंद्र की ओर, और वो क्या कहलाता है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल, ठीक है। उसको भी हम निकालेंगे, बट अभी हम ये जानते हैं कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें दो तरह का मोशन होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है लीनियर मोशन, ठीक है, एक क्या होगा, लीनियर मोशन होगा, मतलब रैखिक गति। और सेंटर पे भी हम देखें तो देखिए यहां से मैंने ये देखो ये है, ठीक, यहां से ये पार्टिकल कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो सेंटर पे आप देख रहे हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसका,
हो रहा है, मतलब कोणीय विस्थापन हो रहा है। तो सेंटर पे यदि अपन देख कर चले काम करते हैं तो यदि वो एक पूरा साइकिल घूम रहा है, एक पूरा चक्र घूमता है, तो यदि एक पूरा चक्कर घूम रहा है तो कितना कोण घूम रहा होगा? 360, ठीक है ना। 360 मतलब उसमें कोणीय एक, यदि हम बोले कि कोणीय विस्थापन कितना होगा तो हमने बोला 360। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो अब एक चीज हमने देखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रखना है इस चीज को, ठीक है। कैसे कि मैंने बोला रेखीय वेग, क्या कहा आपसे? रेखीय वेग। तो अभी एक तरह से मैंने अभी जैसे बताया कि एक लीनियर मोशन भी हो रहा है और एक एंगुलर मोशन भी हो रहा है, मतलब उसके एंगुलर में भी चेंज हो रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि रेखीय वेग बराबर क्या होगा। तो चेंज मतलब यहां हम बोले कि विस्थापन ये होता है बटे ये होता है कि नहीं। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, इस विस्थापन को क्या बोल देता हूं? रेखीय विस्थापन, ठीक है। अब यदि मैंने यहां रेखीय लिखा हुआ है, अब इसकी जगह आप क्या कर दो? कोणीय वेग, इसको v से दिखा दो, ठीक है। रेखीय विस्थापन को अपन ने s और ये हो गया t, ठीक। यहां पर मैंने क्या किया, रेखीय की जगह क्या कर दिया? कोणीय वेग, तो इसको अपन किससे दिखा देते हैं? ओमेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? तो देखो कोणीय वेग तो रेखीय विस्थापन बटे समय था, रेखीय वेग रेखीय विस्थापन, तो यहाँ पर रेखीय की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ? कोणीय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कोणीय विस्थापन बटे समय, दैट मींस व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट? लीनियर वेलोसिटी। क्या हो जाएगा ये? लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज दैट क्लियर? सो यहां पर देखिए अपने इसके सेंटर पे अपन बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी हो रहा है। यहाँ पे यदि हम इस पर बात करें, कहां पे? इसके सरकमफेरेंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब जब दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा कि नहीं होगा? तो हम उस रिलेशन को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो लिख लीजिए, चलिए अभी समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे अपन? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या करेंगे आप? रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। आपको पता है ये बहुत इजीली वी कैन फाइंड। कैसे कर सकते हैं? तो एक नॉर्मल जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम पैटर्न से थोड़ा सा हट करके यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए तो वहां पर हमको थ्योरी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, हमारा उसमें से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ कि पहले इसको बता दें, थ्योरी वाला बता दें। क्या करना है? पहले थ्योरी बता दूं कि वाला बता दूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम डायरेक्ट निकाल दोगे? कौन सा बताएं? थ्योरी बताओ या ये बताओ? जल्दी से बोलो। पहले थ्योरी या फिर वो? पहले थ्योरी, ओके। चलिए पहले थ्योरी चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको कंसेप्चुअली इसको हम समझते हैं। देखो होता क्या है कि यदि मैं यहाँ पर फिर से जब मैं बात करता हूँ सर्कुलर मोशन की, तो हर जगह यहाँ पर देखते हैं ये इसमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट कोई भी पॉइंट या बॉडी होगी यहाँ पे, तो उसका जो डायरेक्शन होगा किसका है यार? तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर अपन यदि देखें तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इधर होगा, ठीक है। यदि मैं ये पॉइंट लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ होगा इसका?
तो हर एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं डायरेक्शन क्या हो रहा है, किसका, पार्टिकल का। तो यहाँ पर ये इसको हम वेलोसिटी बोलेंगे कि स्पीड बोलेंगे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज व्हाट, स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ तो हर समय डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी हो रहा है, स्पीड हो रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्पीड। तो एक हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से गति कर रहा है, ऐसा हमने बोला, एक समान चाल से जरूर बोलेगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे वेलोसिटी यदि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वेग का प्रयोग कर रहे हैं, वेग का प्रयोग करने पर क्या होगा कि यदि मैंने उसका यदि वेग लिख रहा हूं तो एक पर्टिकुलर मींस यहां से पर्टिकुलर डिस्टेंस मैंने यहाँ पे इतना सा ही डिस्टेंस लिया है, तो इस दौरान इसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। दैट मींस व्हाट, मैंने फ्रिक्शन ऑफ टाइम, मतलब कौन सा कंडीशन ले रहे हैं अपन, तो डेट टी टेंड्स टू जीरो। जब भी मैं यहाँ पर तात्क्षणिक चाल बोलूं या तात्क्षणिक वेग, दोनों समान होंगे, क्योंकि तात्क्षणिक की जब बात करता हूं, इंस्टेंटेनियस की जब बात करूंगा, तो वहां पर टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, डेट टी टेंड्स टू जीरो, मतलब फ्रिक्शन ऑफ टाइम पर हमको वो वेलोसिटी निकालनी होती है। और फ्रिक्शन ऑफ टाइम पर डायरेक्शन आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते, वो एक ही डायरेक्शन में होगा। सो वहां पर आप उस चीज को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं कि वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं जहां पे मैं उसको क्या कह सकूं, वेलोसिटी, जहां पर ये डायरेक्शन विल नॉट चेंज, पार्टिकल विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, तो उस टाइम पर उस डिस्टेंस के लिए तो मैंने उस डिस्टेंस को क्या मान लिया, डेल एस। ओके, एंड यहां पर हम लेते हैं P से Q तक जब वो जाएगा तो हमने ये ले लिया डेल एस डिस्टेंस पर, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है उसको यहां से यहां तक जाने पे, तो हमने ले लिया डेल टी। तो अ पार्टिकल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यहां पे क्या बोलूंगा, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे, यूनिफॉर्म स्पीड क्या डाल दोगे, जो भी आपको लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, इन टाइम इंटरवल डेल टी इट गोज फ्रॉम P टू Q, द डिस्प्लेसमेंट इज ये, क्या लिखेंगे, एक कण क्या कर रहा है, एक कण वृत्ति एक समान चाल से क्या करता है, वृत्ति गति करता है। डेल टी समय में कण का विस्थापन कहां से कहां तक होता है, P से Q तक विस्थापन होता है। अतः कण का रेखीय वेग, अभी मैंने जानबूझ के ऐसे लिख दिया रेखीय वेग, है ना। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिमिट लगा दिया, क्योंकि मैं तात्क्षणिक लेना चाह रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt। इज दैट क्लियर, अभी समझ में आ रहा है। तो v इक्वल्स टू क्या हुआ, ds अपॉन dt, क्लियर है। एंड और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, कोणीय वेग। तो इतने टाइम पर वो कितने एंगल को, ये एंगल इससे ट्रेवल किया सेंटर पे, तो हमने बोला उसको डेल थीटा, कितना, डेल थीटा। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कोणीय वेग कितना हो जाएगा, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी। यहां पर भी आप ले सकते थे, तो यदि मैं ये ले लूंगा तो इसको इसी को क्या लिख सकता हूं, डी थीटा अपॉन, ठीक है, डेल टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट यदि अपन लेते हैं इस तरह से, मैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, so this will become d theta upon dt, ओके। तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, d theta upon dt। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो,
इज दैट क्लियर? ठीक, अब हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, तो हम ये जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? कितने लोग पढ़े हैं इसको? एंगल इज इक्वल्स टू, पढ़े हैं नहीं पढ़े? अरे एंगल पढ़े हैं ना, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, है ना, आर्क अपॉन रेडियस। इसी से तो अपन ने वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वो सारा कुछ निकालते हैं, है ना। तो हमारे पास ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए, तो अब सीधे सीधे ये अपने पास का आर्क कितना है, मतलब ये डेल एस अपॉन त्रिज्या क्या आर, यस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मैंने क्या किया, इसकी जगह, इस डेल थीटा की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। देखो ये इक्वेशन 2 है ना, तो डेल थीटा पुट इन द वैल्यू ऑफ डी थीटा इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, इक्वेशन 2, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं अपन, डी थीटा का मान कहां रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन आर, और ये अपने पास क्या हो जाएगा डी टी। डेल को अपन क्या लिख सकते हैं, डी एस ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डी एस। तो अब मुझे एक बात बताइए, डी आर 1 अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी, ये क्या है, डी एस अपॉन डी टी, सिंस है ना v इज इक्वल्स टू व्हाट, डी एस अपॉन डी टी, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया v अपॉन r, तो v इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो अभी यहाँ पर देखो, इसको अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे अपन कि रेखीय वेग किसके बराबर होता है, तो कोणीय वेग, एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं ना, वृत्तीय गति में, कोणीय वेग इनटू त्रिज्या, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, ठीक है, दैट इज द रिलेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा, चलो ये चीज हो गई, कुछ पर्टिकुलर केस देखते हैं। यदि देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये तो अपना थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरेटिकल पोर्शन यदि आपको आता है एग्जाम में तो आप ऐसे करोगे। यदि आपको डायरेक्ट उस चीज को निकालना था, तो देखिए एक पूरा साइकिल घूमने में वो कितना, कोई भी पार्टिकल कितनी दूरी तय करेगा, जितना इसका रेडियस होगा, रेडियस मतलब परिधि होगा, मींस सरकमफेरेंस। सो कितना होगा 2 पाई r अपॉन कितना, एक पूरा साइकिल घूमने में जो टाइम लेता है तो हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है, आवर्तकाल। कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल एक पूरा सर्कुलर मोशन, ये आवर्तकाल का जो कंसेप्ट है ना बेटा, ये वाला जो आवर्तकाल मैं आपको बोल रहा हूँ, आवर्तकाल, ठीक है, और ये इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ये वाला जो आपका टाइम पीरियड, ये जो आपका टर्म है वो बहुत सारी जगह यूज होगा, बहुत सारी जगह यूज होगा। मतलब अभी मैंने किस में लिया, सर्कुलर वृत्तीय गति में लिया, ठीक है। यही चीज किस में यूज होगी, कंपन में यूज होगी। यही चीज कहाँ होगी, दोलन में यूज, मींस ऑसिलेशन में होगी, है ना, वाइब्रेशन में होगी। तो ये वाला जो वेव्स में हम एक इसका यूज करेंगे, किसका, टाइम पीरियड का। तो वो होता क्या है एग्जैक्टली, तो इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन में मैंने क्या बोला कि एक कंप्लीट सर्कल का, एक कंप्लीट मोशन करने में, एक कंप्लीट साइकिल में क्या होगा, जितना भी टाइम लगेगा, कोई भी पार्टिकल एक पूरा चक्कर घूमने में जितना समय लेगा उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब दोलन में इसी को कैसे बोलेंगे कि दोलन में यदि अपन बोलेंगे तो ये यहां से मैंने इसको उठाया, उसके बाद ये देखो, ये यहां से इसको यहां तक लेकर आए, और उसके बाद ये अपने यहां से ये गया और यहां तक आया, तो ये कंप्लीट साइकिल हुआ ये पूरा। तो इस कंप्लीट साइकिल में एक पूर्ण दोलन में किसी
दोलन करते हुए पार्टिकल को एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। किसी भी पिंड को एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड या आवर्तकाल। ठीक है, अब ये दोलन कर रहा है, देखो ये, ठीक है। अब इसी को मैं क्या कर दूं, ये क्या हो रहा है, ये वाइब्रेशन होने लगा, तो वो दोलन को थोड़ा फास्ट कर दिया। वो जो दोलन हो रहा था उसी को मैंने क्या कर दिया, फास्ट कर दिया, दैट इज वाइब्रेशन, कंपन। तो एक कंप्लीट कंपन करने में, किसी भी पार्टिकल को एक कंप्लीट कंपन करने में जितना समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आवर्तकाल का जो टर्मिनोलॉजी है हम कहां यूज करेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है, यस और नो। तो हमने ये बोल दिया, ये देखो ये, ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा वेलोसिटी, क्योंकि हमने भाई ये क्या लिया, परिधि ली बटे समय। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ओमेगा क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन बटे समय। तो एक पूरा साइकिल घूमने में कितना एंगल घूमेगा वो, 360, ओके 360। इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और एक कंप्लीट साइकिल में लगा समय कितना होता है, कैपिटल टाइम पीरियड, यस और नो। तो ये क्या है, ओमेगा है, और ये क्या है, समझ में आया कि नहीं है। तो ये था जो हमारे समझ की बात थी, जब ये पढ़ लेते हैं अपन तब हमारे समझ की बात थी कि हमने इसको ऐसे ही डिराइव कर लिया। ओके, सो यहां पर ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई अपॉन टी, टी इज व्हाट, आवर्तकाल। एक और शब्द यूज होता है इसमें, आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है, तो जैसे आवर्तकाल हम क्या बोलते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल घूमने में, एक कंप्लीट साइकिल में जितना समय लगेगा उसको, उस पार्टिकल को, वो उसका आवर्तकाल होगा। ठीक है, आवृत्ति क्या होगी, तो 1 सेकंड में, फिर से 1 सेकंड में वो जितने बार घूमता है या जितने बार घूम पाएगा वो उसकी आवृत्ति होगी। बस समझ में आई, मैंने क्या कहा, ये देखो 1 सेकंड मतलब एक साइकिल में जितना घूमेगा, जितना टाइम लगेगा एक साइकिल घूमने में, वो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड। ठीक है, और 1 सेकंड में वो जितने बार सर्कल घूमेगा वो उसका आवृत्ति। 1 सेकंड बोल रहा हूं, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक साइकिल, 1 सेकंड और एक साइकिल, दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक साइकिल घूमने में जितना समय लगेगा वो क्या है, उसका टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और 1 सेकंड में वो जितने बार घूमेगा वो क्या है, उसका आवृत्ति। 1 सेकंड में वो जितने बार दोलन करेगा, एक पूर्ण दोलन, जितने बार वो पूर्ण दोलन करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति। इज इट क्लियर। आवृत्ति को हम किससे दर्शाते हैं बेटा, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे भी, न्यू, और कई जगह एन से भी दिखा देते हैं। मतलब कई बुक में एफ से दिखाया है, कई बुक में न्यू से दिखाया है, कई बुक में एन से दिखाया है। तो जहां जैसा है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आवृत्ति क्या होगी, तो देखिए मैंने क्या कहा, टी सेकंड में कितने बार घूमता है, चलो बताओ। हाँ, टी सेकंड में कितने बार घूमता है, एक चक्कर। टी सेकंड में एक चक्कर, तो 1 सेकंड में, बस समझ में आई। और यही क्या है, बस समझ में आई। तो आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यदि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ लिख सकता हूँ, कि लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी को क्या लिख दिया, एफ, या इसी को आप बताए ना उसके हिसाब से न्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पाई। डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का साइन यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या बताती है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। अभी भी मैं आपको बोलूं कि एक मेरे पास कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, उसका आवर्तकाल कितना है, तो 0.01 ये आवर्तकाल है, 0. ये आवर्तकाल इतना सेकंड। तो बताइए 1 सेकंड मतलब चक्करों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से 100, 100, बिल्कुल, वेरी गुड। 1 अपॉन टी कर दीजिए 0.0, सीधी सी बात है, कितना आएगा, 100। तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या कितनी हुई, इसकी आवृत्ति कितनी हुई, अभी समझ में आ रहा है।
नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। चलो ठीक है। अब यदि मतलब एक सेकेंड में एक जो पार्टिकल है वो 50 चक्कर घूमता है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? जल्दी से 50 चक्कर आवर्तकाल बताओ। 0.02। अभी समझ में आया? यस और नॉट? क्लियर है? तो ये आपको 0.02 क्या क्या यूनिट बोलो, यूनिट टाइम निकाला है तो क्या होगा? सेकेंड, मिनट, घंटा। अरे कुछ भी, मैं तो जोड़ दूंगा 0.02, घंटा बोल दिया तब। ठीक है, हम ऐसा यूनिट क्या लेंगे? सेकेंड में काम करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ऐसा यूनिट किसमें होती है? सेकेंड में। और अभी मैंने आपको बताया हुआ था उसमें कि हम फिजिक्स में क्या चलाते हैं? ऐसा यूनिट चलाते हैं। इज दैट क्लियर? सो आपको पूरा बोलना है यूनिट के साथ। ठीक है, यदि फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा? पर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में भी दिखाते हैं। ठीक है, पर सेकेंड मींस हर्ट्ज। इज दैट क्लियर? तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फ्रीक्वेंसी क्लियर है? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आवृत्ति क्या होगी? जल्दी से बोलो, क्या होगी? एक सेकेंड में जितने चक्कर, एक पूरे कंप्लीट साइकिल, जितने साइकिल है ना, या जितने दोलन, ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट, ये भी बोलूंगा, कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ complete circulation motion in 1 second and number of vibrations in 1 second is what? Frequency, है ना? एक पूर्ण दोलन मतलब पूर्ण दोलनों की संख्या 1 सेकेंड में, पूर्ण चक्करों की संख्या 1 सेकेंड में, या पूर्ण कंपनों की संख्या 1 सेकेंड में यदि हम निकाल रहे हैं तो वो क्या निकाल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, आवृत्ति निकाल रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो लिख लीजिए आवृत्ति, आवर्तकाल और इसके बारे में। ठीक, चलिए क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। आज फर्स्ट टाइम थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, है ना? तो अभी थोड़ा समझ लीजिएगा। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। ठीक है, तो आप लोगों को पता है रेखीय त्वरण बराबर क्या होता है? means linear acceleration is what? A is equals to dv upon dt, ऐसे करेंगे। ठीक है, और कोणीय त्वरण क्या होगा? तो भाई रेखीय त्वरण रेखीय विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, तो कोणीय त्वरण क्या होगा? इसको अपन अल्फा से दिखाते हैं। ये क्या हो जाएगा? d ओमेगा अपॉन dt। इज दैट क्लियर? वी नो दैट, अभी जस्ट हमने लिखा v is equals to ओमेगा इनटू r, यस और नॉट? सो रेखीय त्वरण अपन a is equals to, मैं यहाँ पे रख देता हूँ d ओमेगा r अपॉन dt। बात समझ में आ रही? तो d ओमेगा अपॉन dt, ये r यहाँ रख दिया तो d ओमेगा अपॉन dt। तो a is equals to क्या हो जाएगा? r इंटू। तो रेखीय त्वरण जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस इंटू कोणीय त्वरण। मतलब आपका क्या हो जाएगा? लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, लिख पाओगे? हाँ या नहीं? ठीक, अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर, यदि मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या है? तो मैंने कहा r, ये क्या हो जाएगा? d ओमेगा अपॉन dt। अच्छा, यहाँ पर v इज इक्वल्स टू क्या मालूम है हमको? ds अपॉन
ठीक है। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या मालूम है, डी थीटा अपॉन dt, so we can write in this way also, d upon dt, v को क्या लिख दिया मैंने, ds upon dt, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, r d थीटा अपॉन, इसको लिख दिया ओमेगा को, और ये dt, ठीक है। तो we can write this ऐसे, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, तो d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ अभी बोलो, हाँ d स्क्वायर मतलब कि d2 होता है, d2 हाँ d2 मतलब कुछ नहीं है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन अपन ने की, ठीक है। सीधी सी बात है, डिफरेंशिएट अभी जो कोई डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी को डिफरेंशिएट विद टाइम इज एक्सेलरेशन, सो दैट्स शोस हां कि वो एक्सेलरेशन। तो एक और फॉर्म हम इसको दे सकते हैं इस तरह से, क्लियर है, ठीक है। क्या लिखोगे, एक समान चाल से वृत्ति गति करते हुए कण के त्वरण के लिए व्यंजक, आप लोग क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज, क्या बोलेंगे, हाँ मतलब विच इज इन सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म मतलब इन विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बोलोगे, स्पीड बोलोगे, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इंग्लिश में हमारे इस तरह से देखिए, यहाँ पर इसको ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने बता दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, हमारे पास एक क्या है, सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड है ना, जस्ट अभी इन्होंने पूछा कि सर स्पीड यदि वेलोसिटी क्या होती है, एक समान होती है, तो एक्सेलरेशन वहां 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होगा, तो कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर यदि इसका वेलोसिटी या स्पीड लेते हैं तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर भी 2 मीटर होगा, यहाँ पर भी, मतलब हर एक जगह पर कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पर चेंजेस क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि हर समय कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो हम उसमें बोलते हैं कि एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज व्हाट, ये आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो वेलोसिटी को तो मतलब यहाँ स्पीड को तो कम ज्यादा नहीं कर रहा है, वो तो एक ही समान है। तो क्या कर रहा है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि मान लो ये पार्टिकल अभी कुछ पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मैंने इसको बोल दिया अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब जब ये इधर से मैंने इस पार्टिकल इस डायरेक्शन को ले लिया, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो हमने बोला ये यहाँ पार्टिकल यहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ से इस P से Q तक पहुंचा, तो हमने बोला कि इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने डेल s बोल दिया, ये एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने बोला डेल थीटा, ठीक है। यहाँ पर इसके पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या है, ये हमने बोला v2, ठीक है। मतलब कोई ये पार्टिकल यहाँ पे था तो उसको जाना ऐसे चाहिए था, बट इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स उसमें अप्लाई हुआ, सो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा सर्कुलर पाथ में, और फिर इधर जाने, अब यहाँ जाएगा तो उसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, बट वो क्या हो रहा है, फिर से इस पर एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो लगातार उसमें क्या हो रहा है, एक फोर्स जो कि सेंटर की ओर लग रहा है, उसी को हम फाइंड करने जा रहे हैं। बट उसके पहले हम ये देखेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, वो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वो त्वरण वहां पे किस तरह से काम कर रहा है, उस चीज को निकालना है हमको।
ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इधर आ रहा है मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है। फिर से तो यहाँ पर देखो, लेकिन उसका वेलोसिटी देखो, मैंने बोला ना 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर आया तो भी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी में चेंजेस कहाँ है, तो हम बोलेंगे चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। उसको जाना इधर था, लेकिन उस फोर्स ने, वो जो फोर्स था जो इनसाइड काम कर रहा है, उसने उसके डायरेक्शन को चेंज किया, तो वेलोसिटी चेंज हुई, बिल्कुल चेंज हुई। हमने इनर्शिया कितने प्रकार का पढ़ा, 3 तरह से, इसलिए मैंने 3 तरह की इनर्शिया बताया था। क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों को चेंज करने के लिए क्या जरूरत है, एक्सटर्नल फोर्स की। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, वी कैन नॉट चेंज द रेस्ट पोजीशन, वी कैन नॉट चेंज द मोशन। बात समझ में आ रही है? तो हम बिना बल के, बिना एक्सटर्नल फोर्स के, बिना बाह्य बल के ना तो हम रेस्ट को चला सकते हैं, ना चलते हुए को रोक सकते हैं, चलती हुई बॉडी को रोक सकते हैं, ना ही किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन को चेंज करने का काम कौन कर रहा है, फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है। क्लियर है? हम स्पीड से नहीं लेंगे, स्पीड तो सभी हर जगह पर सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म लिखा भी है एक समान चाल से, यूनिफॉर्म स्पीड हमने उसको बोला भी है, उसमें टॉपिक भी है। सो क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन विल चेंज। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, ये क्या होगा, यदि मान लो ये डेल थीटा है, थोड़ा ध्यान देना फिर से। तो यदि मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ, ये डेल थीटा, ये कितने डिग्री का बनता है, जब भी हम लेते हैं इसको, जो है ना 90 का बनता है, ठीक है। तो ये डेल थीटा है, तो ये वाला कितना होगा बताओ, एंगल पे थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, वो वाला काम करते हैं। कौन सा वाला काम कर रहे हैं, सिमिलरिटी वाला। थोड़ा सा देखो ये स्थिति कैसी बन रही है, मैं थोड़ा इसको ऐसे बना देता हूँ ना, ये ऐसी बन रही है स्थिति, और ये वाली देखो ये ऐसे आई, और यहाँ पर ये ऐसे जा रही है, देखो ध्यान देना ना, ये और ये 90 डिग्री पर है, ये किस पे 90 डिग्री, थोड़ा सा ध्यान देना। और ये वाला जो होगा, ये वाला भी किस पे होगा, 90 डिग्री पर होगा, सॉरी ये वाला, ये पोर्शन, एक मिनट है ना, ये वाला पोर्शन, ये कैसा होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो ये कितना है, थीटा, ठीक है। तो ये अपना 90, बस समझ में आ रही। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यदि मैं यहाँ पर इसको ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे कोई, ठीक है, तो ये इस 90 डिग्री पर ले रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको 90 डिग्री पर ले रहा हूँ, देखो ये 90 बना, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। यदि इसको थीटा बोला तो ये देखो ये है ना, यदि ये थीटा होता है तो ये टोटल कितना है 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 90 है कि नहीं, देखो ये वाला ये 90 है, तो ये 90 माइनस, तो ये वाला क्या हो गया। अभी समझ में आ रहा है, नहीं आया। हमने सिमिलरिटी से हमने इसको भी क्या प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें इसको थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को मैं अलग कर रहा हूँ, देखो ना, ये हमारे पास ये पोर्शन, और ये ऐसे बन रहा है, सॉरी ऐसे बन रहा है, कितना बना, हमने इसको बोला डेल थीटा, कितना बन रहा है डेल थीटा, या डी थीटा ले लो, जो भी है, डी थीटा स्मॉल एंगल है ना, तो डी थीटा और ये डीएस लेके चल रहे हैं, ये वाला जो है इसको डीएस लेके चल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, डेल थीटा। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये हमारा v1 है और ये v2 है, तो इसका हमारे पास ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, v2 भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। v2 का भी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन, देखिए ना, ये ऐसे देखो तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस डेल v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2, यस और नॉट। देन डेल v इज इक्वल्स टू व्हाट, v2 माइनस, यस और नॉट, ठीक है। तो हमारे पास ये डेल v हो गया, ठीक है। अभी ये समझ में आया कि नहीं, अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधे इतना क्लियर है, इतना पार्ट क्लियर है। अब हम इसको किस तरह से, तो सारी चीजें आपको लिखनी है कि माना कोई पिंड है, कोई वस्तु है जो वृत्ति गति कर रहा है, एक समान चाल से वृत्ति गति कर रहा है ना, t समय मतलब t सेकंड में वो p से कहां पहुंच जाते हैं, डेल t समय पे p से
क्यू पर पहुंच जाता है, ठीक है। उसका जो विस्थापन होगा इतना होगा, ये सब कुछ आपको लिखना है और उसमें ये चीजें दर्शा देना है। इज इट क्लियर? तो अपन यहाँ पर सीधे सीधे आते हैं एंगल। एंगल मीन्स कोण, बराबर क्या होता है डी थीटा बराबर 4/, हाँ या नहीं होता है। तो आर्क अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, रेडियस आर्क कितना। तो अभी इसके लिए निकाल रहा हूँ, किसके लिए निकाल रहा हूँ, इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन व्हाट, रेडियस की जगह क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, v2 का मैग्नीट्यूड ये v1 है और ये v2 है। तो मैग्नीट्यूड क्या लिया है मैंने, v लिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके चल रहे हैं। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ v1, रेडियस लेना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ v1। उसी तरह से फिर से मैं ले रहा हूँ एंगल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, दोनों तरफ दो बार ले रहा हूँ मैं उस चीज को। तो एंगल इज इक्वल टू व्हाट, ds अपॉन r ले सकता हूँ कि हाँ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को, भाई ये दोनों किसके किसके हैं, ये देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, ये दोनों एंगल को बदल दिया। एक वहां पर जो इसके सेंटर पे बन रहा है और एक जो वेलोसिटी के साथ क्रिएट हो रहा है, दोनों एंगल थीटा है, दोनों के लिए मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा डेल v अपॉन v और डेल h अपॉन r, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया डेल v और इधर मैंने डेल s, या डेल की जगह dv ले लो चलेगा, ds ले लो, ठीक है। क्योंकि अपन उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये dv, यहाँ पर मैं सीधे dv कर रहा हूँ। क्यों, टाइम टेस्ट डेल t टेंड्स टू 0 वाला तात्क्षणिक वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें अपन इस चीज को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू ds, है ना, और ये v का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको v अपॉन r कर दिया। वी नो दैट a इज इक्वल्स टू dv अपॉन, है ना, क्या हो गया dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो dv कहाँ है अपने पास, ये, इसको अपन इक्वेशन 3 होती है, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए ds अपॉन dt और ये अपॉन r। अब बताइए ds अपॉन dt क्या है, अरे d इज इक्वल्स टू क्या होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा देखो, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, और ये भी है ऑलरेडी, तो क्या आया, तो एक्सेलरेशन क्या मिला, मिला कि नहीं मिला। तो ये क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्री त्वरण, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्री त्वरण, क्या नाम दूंगा, अभिकेंद्री त्वरण। कितना हो जाएगा v²। तो सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसका त्वरण कितना होगा, अभी समझ में आया कि नहीं है, हाँ या नहीं, क्लियर है, ठीक। अब डिपेंड, ये जो एक्सेलरेशन वो किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो उसके वेलोसिटी पर, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा और उसके रेडियस। इज दैट क्लियर? सो अब हमको मालूम है कि फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, है ना, तो मास इनटू, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल का मास m है, तो यहाँ पर जब हमने वो ले लिया तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल, सो करके लिख देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m इनटू a। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, अभिकेंद्री बल, है ना, और इसको अपन लिख देते हैं FCP, लिख देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है तो FCP, तो अपन इसको इस तरह से FCP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, m v² अपॉन r, हमको मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी समझ में आया? तो इतना उसको नीड है, इतने बल की आवश्यकता है किसी भी सर्कुलर पाथ को मूव करे, मतलब सर्कुलर पाथ में किसी भी पार्टिकल को यदि घूमना है तो उसको कितना फोर्स चाहिए, इतना फोर्स चाहिए। अभी समझ में आया, हाँ या नहीं,
कठिन था क्या, है ना? सो ज्यादा मतलब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ज्यादा और भी नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारा और थोड़ा सा इसमें अपन एक्सप्लेन कर सकते थे, बट उसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए डायरेक्ट उसको अपन रोक देंगे। ये अपने पास है, इसके कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ क्या बहुत सारे एप्लीकेशन है ना? हमारे डेली लाइफ में काफी ज्यादा एप्लीकेशंस है इसके, है ना? सर्कस में देखा होगा, ठीक है? फिर ऐसे जो जहां भी सर्कुलर मोशन हो रहा होता है अपन उसमें झूले में झूलते हैं, ठीक है? और फिर आपके जहां भी मतलब जहां भी सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वहां मोड़ आता है, ठीक है? तो वहां पे हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो सारा कैलकुलेशन किससे होगा, इससे हम करते हैं। इज इट क्लियर? सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर दैट। इसी में मैं आपको बताऊंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बताऊंगा? सेंट्रीफ्यूगल मतलब छदम बल, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के इतना काफी।